हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे बैंकिंग। लास्ट वीडियो में आपने देखा था सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, कमर्शियल बैंक का मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। कि मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है। तो उस टॉपिक पे जाने से पहले हम कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये टर्म्स अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे तो वो टॉपिक जो है उसमें जब हम ये चीज़ों से डील करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हम इसमें क्या करेंगे, इन्फ्लेशन। ये जो हम टॉपिक पढ़ेंगे कि कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई कंट्रोल करने की इकोनॉमी में ज़रूरत कब पड़ती है। इकोनॉमी में देखो दो तरह की सिचुएशंस होती हैं, एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है जिसमें आपकी कमोडिटीज़ के, गुड्स के, सर्विसेज के, हर चीज़ के जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा राइज हो जाते हैं। ठीक है जी। और डिफ्लेशन में क्या होता है, इन सब के प्राइस जो है वो बहुत डाउन हो जाते हैं। तो ये दोनों ही जो सिचुएशंस हैं हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए उसको ठीक करने के लिए और मनी सप्लाई को कंट्रोल करके जो सेंट्रल बैंक है इन दोनों सिचुएशंस को वो ठीक करता है। तो उसको देखने से पहले कि किस तरीके से सेंट्रल बैंक के पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है ठीक करने के लिए, तो पहले हम थोड़ा सा इन टर्म्स को समझते हैं डिटेल में कि इनका क्या मतलब है। सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, is referred to as the situation when the price level of goods and services rise। जब आपके गुड्स के जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपने +1 में भी एक लेसन आपने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है, हमने क्या देखा था, किसी भी चीज़ के जो प्राइस हैं वो राइज कब होते हैं, जब उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल अभी टमाटर के प्राइस देख लो क्या चल रहे हैं। अभी किसी भी चीज़ के प्राइस कब राइज होते हैं कि उसकी डिमांड बढ़ गई है और पीछे से सप्लाई क्या हो गई है, उसकी कम हो गई है। ठीक है, तो इस सिचुएशंस को ठीक करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है कि हम इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है उसको कट डाउन करते हैं, ताकि जो इतनी डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, डिमांड अगर मनी सप्लाई कम होगी लोगों के पास, वो डिमांड कम करेंगे, तो जब डिमांड कम होगी तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, सप्लाई की। तो आपकी जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, सेम वे डिफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन इज टर्म्ड एज द डिक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। मीन्स डिफ्लेशन में क्या हो रहा है कि गुड्स के जो प्राइस है वो डाउन हो गए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे अब डिमांड बहुत कम कर रहे हैं, डिमांड लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और सप्लाई ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, उस डिमांड को अप करना है। डिमांड अप कैसे होगी, जब हम इकोनॉमी में पैसे की जो सप्लाई है उसको राइज करेंगे, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो डिमांड को बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो जो आपकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब यही दोनों पॉइंट जो हैं, जब आप इंस्ट्रूमेंट देखोगे सेंट्रल बैंक के कि किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करा जाता है, तो वहाँ पे आपने जस्ट इन दो सिचुएशंस को ही देखना है कि हमने किस तरीके से ठीक करना है। तो अब आपने अपने माइंड में एक चीज़ याद रखनी है कि जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन को ठीक करना है उस वक्त पे सेंट्रल बैंक का टारगेट क्या होता है कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को हमें क्या करना है, कट करना है, कम करना है, लोगों के हाथ में से पैसा निकालना है, मतलब उसको इकोनॉमी में जो सप्लाई चल रही है मनी की उसको कम करना है। और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, मनी की सप्लाई को क्या कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे, ताकि लोग डिमांड ज़्यादा करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आप देखोगे लीगल रिजर्व रेशो। अब ये लीगल रिजर्व रेशो क्या होती है, it is the minimum ratio of deposit legally required to be kept by the commercial bank with themselves। कि कुछ जितने भी कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट हैं उसका कुछ मिनिमम रेशो जो कमर्शियल बैंक को अपने पास लीगली अपने पास जो है वो हर टाइम रखने होते हैं। ठीक है, तो इसी LRR में, लीगल रिजर्व रेशो LRR में दो रेशोज इंक्लूड होंगी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो यानी कि SLR एंड विद द सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशो CRR। ठीक है जी, एंड इट इज़ डिटर्मिन बाय RBI इन इंडिया। अब ये रेशो कितना आपने पोर्शन जो है रिजर्व रखना है
सेंट्रल बैंक के पास, कितना कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखना है। तो ये सारी रेशो को कौन डिटर्मिन करता है? आरबीआई करता है। अब एलआरआर के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। आपने याद रखना है कि जो सीआरआर और एसएलआर हैं वो इसके पार्ट नहीं है। आपने ये नहीं करना कि सीआरआर प्लस एसएलआर इज इक्वल टू एलआरआर, ये उसके पार्ट नहीं है। ये जो है लीगल रिजर्व रेशो जो है ये इससे सेपरेट है एलआरआर से, ठीक है। और इनको डिफाइन कौन करता है? आरबीआई। सीआरआर रेफर्स टू ओनली ए कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। सीआरआर में कौन से रिजर्व्स हैं? जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखने होते हैं। और एसएलआर में क्या है? आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें कैश, गोल्ड, सिक्योरिटीज़, ये वो कंपोनेंट्स हैं। ये इस फॉर्म में बैंक को अपने ही पास जो ये चीज़ें हैं वो रिजर्व रखनी होती हैं उनको, ठीक है जी। तो ये तीनों टर्म्स को हम आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे कि क्या है ये। तो भी ये इंपॉर्टेंट टर्म के साथ हम अपना जो मेन टॉपिक है आपकी बुक में वो स्टार्ट करने लगे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। देयर आर 2 ways ऑफ कंट्रोलिंग द क्रेडिट क्रिएशन इन द मार्केट। सेंट्रल बैंक के पास 2 तरीके हैं मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के। पहला तरीका कौन सा है? क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड सेकेंड इज क्वालिटेटिव मेजर्स। अब तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव मेजर को डिस्कस करेंगे। इसमें जो है आपको 6 इंस्ट्रूमेंट्स आप पढ़ोगे, 1 बाय 1 जो है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इट इज़ अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस विदाउट एनी कोलेटरल। मीन्स ये वो रेट है जिसके ऊपर जो आरबीआई है वो पैसा उधार देता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है। जब कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से उधार लेता है तो जो रेट उस पर वो चार्ज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। अब आपने याद रखना ये आपको जो लोन देता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को वो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए है। ये हो गया इसका मीनिंग। अब हमने सिचुएशन, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि आप अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो आप उसको कैसे ठीक करोगे, डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो आप कैसे ठीक करोगे। तो अब हम इन्फ्लेशन में देखते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देता है। मींस जिस रेट पे अब वो कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है वो उसने रेट जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा रहा है उसको क्या कर दिया? इंक्रीज़ कर दिया। जब रेपो रेट इंक्रीज़ होगा उससे क्या होएगा? कमर्शियल बैंक की जो कैपेबिलिटी है आगे फर्दर लोन देने की, क्योंकि कमर्शियल बैंक क्या करती है? सेंट्रल बैंक से लोन देती है और उसी अमाउंट को आगे जो पब्लिक के साथ उसकी डीलिंग होती है, पब्लिक को उसने इकोनॉमी में मनी सप्लाई करना होता है उस तरीके से करती है। तो जब उसको पीछे से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा तो वो क्या कर देगी? अपनी उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी कमर्शियल बैंक की। जब कैपेबिलिटी कम होगी मीन्स उस तरीके से हमने क्या कर दिया? इकोनॉमी में मनी सप्लाई को क्या कर दिया? डिक्रीज़। अब जो पीछे हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी उसमें हमने यही समझा था कि जब भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन है सेंट्रल बैंक का मेन फोकस, मेन काम क्या होएगा? मनी सप्लाई को कम करना, ठीक है। सेम वे डिफ्लेशन में ये सब चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। डिफ्लेशन में सेंट्रल बैंक क्या करेगा? रेपो रेट को कम कर देगा। जब इंटरेस्ट कम लगेगा बैंक जो है वो ज़्यादा लोन लेंगे और वही लोन लेके इकोनॉमी में वो ज़्यादा सप्लाई करेंगे, जिससे इकोनॉमी में क्या होएगी? मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी और डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो आप उसको करेक्ट कर दोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमने देखना है इसमें बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? इट इज़ अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पज़ बाय कीपिंग समथिंग एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर द पर्पज़ ऑफ लोन। अभी कोलेटरल क्या है कि जब भी आप लोन लेते हो किसी से उसके सिक्योरिटी में क्या हमें कुछ गारंटी में रखना पड़ता है। तो बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है? क्योंकि मतलब तो दोनों का वही है कि यहाँ पे भी सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है और उस पर जो रेट चार्ज कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? बैंक रेट। रेपो रेट का भी हम सेम मीनिंग पढ़ के आए हैं, बट दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि जो रेपो रेट है वो हम किसके लिए दे रहे हैं? शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए, और जो बैंक रेट है वो किस पर्पज़ के लिए कमर्शियल बैंक को लोन देता है? लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए, और सिक्योरिटीज़ रख के उसको लोन देता है, ठीक है जी। तो ये इनका मेन डिफरेंस है बैंक रेट और रेपो रेट के अंदर। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है? सेम है। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है उसमें क्या करेगा? जो सेंट्रल बैंक है
वो बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देगा। इंक्रीज़ करेगा, फिर से कमर्शियल बैंक की जो लैंडिंग कैपेसिटी है, लैंडिंग मीन जो लोन लेने जा रहे हैं वो सेंट्रल बैंक के पास, वो कैपेसिटी कम हो जाएगी। उनकी कैपेसिटी कम होगी तो इकोनॉमी में क्या होगी, आपका मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एंड सेम वे डिफ्लेशन की सिचुएशन है, वहाँ पे बैंक रेट को डिक्रीज़ कर दिया जाएगा ताकि कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले और वही लोन से जो है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर दे। नाउ आपका थर्ड पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट। ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको सिर्फ मीनिंग भी इनका पूछा जा सकता है 1 और 2 मार्क्स में एग्जाम्स में, इसीलिए इनको मीनिंग को भी अच्छे से आप याद कीजिएगा। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है? देखिए, रिवर्स का मतलब उल्टा, जो आप रेपो रेट पढ़ के आए हो उसका ऑपोजिट। रेपो रेट में क्या था, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है। अब यहाँ पे उल्टा ये नहीं है कि कमर्शियल बैंक अब सेंट्रल बैंक को लोन देगा, अब यहाँ पे लोन नहीं है। अब जैसे हम पब्लिक जो है अपने पैसे डिपॉजिट्स बैंक्स के पास जमा कराने जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ से ताकि हमें इंटरेस्ट मिले। सेम वे में अब रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है कि इट इज़ द रेट एट विच कमर्शियल बैंक कीप देयर रिजर्व्स। अब वो अपने जो रिजर्व हैं कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक के पास रखने जा रहे हैं इन ऑर्डर टू अर्न इंटरेस्ट विलफुली। अपनी इच्छा से अपने जो पैसे हैं जो उनके पास रिजर्व पड़े हुए हैं वो कहाँ रखने जा रहे हैं, सेंट्रल बैंक के पास, ताकि वहाँ से वो कुछ इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर सके। और वहाँ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिल रहा है उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिवर्स रेपो रेट। अब इसका यूज़ कैसे करता है सेंट्रल बैंक अपना इकोनॉमी में इस सप्लाई को ठीक करने के लिए? पहले हम इन्फ्लेशन का केस देखते हैं। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन में वो रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है जी, इंक्रीज़ से क्या होगा, मान लो मैं आपको बैंक है, ठीक है, मेरे पास पैसे जमा करने आ रहे हो और मैंने बैंक रेट जो है आपकी एफडी पे, आपके सेविंग अकाउंट पे बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो उस केस में क्या करेगा, इंड्यूस कमर्शियल बैंक टू कीप रिजर्व विद सेंट्रल बैंक रेदर देन गिविंग टू द पब्लिक। अब यहाँ पे बैंक क्या प्रेफर कर रहा है कि वो अमाउंट पब्लिक को देने की बजाय कहाँ रखने जा रहा है, सेंट्रल बैंक के पास एज ए रिजर्व वहाँ पे रख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उसको इंटरेस्ट जो रिवर्स रेपो रेट है वो सेंट्रल बैंक ने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया है। जब वो अपना रिजर्व सारा सेंट्रल बैंक के पास रख देगा, पब्लिक के पास जा नहीं रहा, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जब मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी तो आपकी कौन सी सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी, इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होगा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अब डिफ्लेशन में क्या करेगा सेंट्रल बैंक, जो इनको रिवर्स रेपो रेट दे रहा था वो कमर्शियल बैंक को उनकी सेविंग के ऊपर, रिजर्व के ऊपर, उसको कम कर देगा। जब कम कर देगा तो कमर्शियल बैंक क्या सोचेगा कि भैया यहाँ से तो कुछ मिल नहीं रहा, इससे तो बेटर है कि हम लोगों को ही लोन दे दें, वहाँ से वो ज़्यादा उनकी अर्निंग हो जाएगी। तो जब रिवर्स रेपो रेट कम होता है वो कमर्शियल बैंक को क्या कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है कि वो अपने जो फंड हैं वो सेंट्रल बैंक के पास एज ए रिजर्व ना रखें। तो वहाँ पे नहीं रख रहे तो फिर क्या हो रहा है, दिस विल इंक्रीज क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद द कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा है कि वो एज ए क्रेडिट, एज ए लोन जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड करे। अब पब्लिक के हाथ में पैसा जाएगा तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, सिचुएशन करेक्ट होगी। तो आपने नीचे वाली जो लाइनें हैं सभी इंस्ट्रूमेंट के अच्छे से पहले अपने मीनिंग पढ़ने हैं और वो एक्सप्लेनेशन में लिखने हैं, और नीचे सेम वे आपने इसी तरीके से 2 पैराग्राफ बना के बताना है कि अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है उसको कैसे कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन है तो कैसे। कंफ्यूज नहीं होना, बस इसीलिए मैंने वो आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स ऊपर क्लियर करी थी कि अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो आपका टारगेट क्या है, मनी सप्लाई को कम करना। और वो कैसे होगी वो आपको अपने पॉइंट से समझ में आ जाएगा कि आपने उसको इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। तो आपको इसको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज़ को समझो कि किस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक किस तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट है आपका कैश रिजर्व रेशो, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम कैश रिजर्व रेशो का मीनिंग देखते हैं कि कैश रिजर्व रेशो होती क्या है। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट विच इट इज़ रिक्वायर्ड टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। अब ये जो अमाउंट है, पहली बात उसको रखनी किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास। कौन सी अमाउंट, जितने भी बैंक के टोटल डिपॉजिट होते हैं उसका एक मिनिमम परसेंटेज। अब ये मिनिमम परसेंटेज कौन फिक्स करता है, आरबीआई। वो जितनी भी आरबीआई परसेंटेज फिक्स करेगी, अब बैंक जो है अपने टोटल डिपॉजिट का उतना अमाउंट कहाँ पे रखेगा, जाके
सेंट्रल बैंक के पास, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैश रिजर्व रेशो। कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विद द सेंट्रल बैंक अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब हम सिचुएशन देखते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सेम के कैसे ठीक करेंगे वो CRR से। अब इन्फ्लेशन में देखो क्या कर रहे हैं, CRR को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। दैट it means that commercial bank have to keep a higher percentage of their deposit as a reserve with RBI, which reduce the credit availability with them, and this decrease their lending capacity, which in turn decrease the flow of credit or money supply in the economy। अब इस पॉइंट को हम एज ए एग्जाम्पल समझ के चलते हैं, ठीक है जी। मान के चलो आपके पास बैंक में टोटल डिपॉजिट 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब 1 लाख में से RBI कहता है कि इसका 10% आप मेरे पास रिजर्व रखोगे, बाकी आप एज ए लोन पब्लिक को दे सकते हो। 10% के हिसाब से अब 10,000 बैंक क्या करेगा, RBI के पास रख देगा। बैंक के पास कितने बचे, 90,000, इतने वो दे सकते हैं, ठीक है। अब इन्फ्लेशन में उसको क्या करना है, मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है। बैंक चाहता है कि इकोनॉमी में लोगों के हाथ में पैसा जाए वो कम जाए। अब बैंक क्या करता है, अपनी इस CRR की परसेंटेज को वो बढ़ा देता है, ठीक है, बढ़ा देता है। मान लो उसको 20% कर दिया उसने। अब कमर्शियल बैंक कितने पैसे रखेगा RBI के पास, 20,000। पहले 10 रख रहा था, अब 20,000 रखेगा। अब कमर्शियल बैंक के पास कितने पैसे बचेंगे, सिर्फ 80,000 इकोनॉमी में सप्लाई करने के लिए। और यही हमने पढ़ा है कि जब RBI CRR को इंक्रीज़ करेगा, इससे RBI क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। किस चीज़ को, जितना भी बैंक के पास क्रेडिट अवेलेबल है। अब जब क्रेडिट कम होगा तो बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब लैंडिंग कैपेसिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने पॉइंट्स को रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना, अपनी माइंड में बस एक सिचुएशन क्लियर करते हुए चलना है। अब दूसरी सिचुएशन में आप सिर्फ क्या लिखोगे, ऑपोजिट इफेक्ट होगा। अगर आपको इसी पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो सेम पॉइंट आपने पकड़ना है, सिर्फ वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ऑपोजिट में लिख देनी है। क्या लिखोगे कि जो CRR है डिक्रीज़ हो जाएगी। अब उसे कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ेगा, जब CRR को वो कम कर देंगे तो लोअर परसेंटेज रखेंगे। मान लो वही 20 की, अब उसने सिर्फ 5% रख दी है, ठीक है। तो कम रिजर्व रख के आएगा वो RBI के पास। उससे क्या होगा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी जहाँ पे पहले रिड्यूस हो रही थी अब क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। लैंडिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका SLR। ये क्या है, सिचुएटरी लिक्विडिटी रेशो। सिचुएटरी का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी। लिक्विडिटी का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया हुआ है, लिक्विड क्या होता है, कैश, कि इतना कैश आपको मेंटेन करना ही करना है। अभी कहाँ मेंटेन करना है वो हम देखते हैं। इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज विच कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स। मीन्स कि कमर्शियल बैंक के पास उसके जितने भी टोटल डिपॉजिट हैं उसका लीगली रिक्वायर्ड, लीगली परसेंटेज जितना RBI फिक्स करेगा उनको अपने पास लिक्विड एसिड एज ए मेंटेन करना है। आपने ऊपर पढ़ा था कि किस फॉर्म में लिक्विड एसिड हम लेके चलेंगे, कैश, गोल्ड और आपका सिक्योरिटी। उस फॉर्म में बैंक हर टाइम अपने पास उतना परसेंटेज जो है वो कैश में अवेलेबल रखेगा अपने पास। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम एज ए CRR जैसे आपने पढ़ा था। इन्फ्लेशन में RBI क्या करेगा, इस SLR को इंक्रीज़ कर देगा। जब उसको अपने पास कैश ज़्यादा रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, तो ऑब्वियसली बैंक की जो एबिलिटी है लोन देने की, क्रेडिट देने की, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। लोन कम देगा तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब SLR डिफ्लेशन की सिचुएशन है, SLR को हम क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। जब वो डिक्रीज़ कर देंगे तो बैंक के पास जो है लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उनके पास ज़्यादा पैसा होगा और वो ज़्यादा लोगों को लोन दे पाएंगे और ज़्यादा ही इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रख पाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम देखते हैं अब इसका, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या मतलब है,
इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट बाय द RBI। मीन्स यहाँ पे जो RBI के द्वारा जो है सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करा जाएगा, उसके ज़रिए जो है सेंट्रल बैंक क्या करेगा, मनी को क्रिएट करेगा। अब देखते हैं सेल और परचेज से होएगा क्या। अब जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी को खरीदेगा, ठीक है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, इंक्रीज द बैंक कैपेसिटी टू गिव क्रेडिट एज इट रिसीव मनी एंड दस इट इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कि जब RBI जो है सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करेगा तो वहाँ पे वो क्या करेगा, लिक्विडिटी को यानी कि कैश को रिलीज़ करेगा इकोनॉमी में। और जब सिक्योरिटीज़ को सेल कर देगा, ठीक है, बेच दिए हैं बाय द कमर्शियल बैंक, उससे क्या होगी आपकी इकोनॉमी में जितना भी एक्सेस मनी है वो सोक कर लेंगे। सोक मतलब सारा कैश जो है वो निकाल लेंगे इकोनॉमी से। तो उसमें से क्या रिड्यूस हो जाएगी, आपकी मनी सप्लाई ना, मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है जी। इसी के साथ आपके ये जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आप ख़त्म हो जाओगे। अब इसको करेक्ट कैसे करना है, अब देखो यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ जो है इसमें अभी आप सप्लाई क्या कर रहे हो, मनी की सप्लाई को रिड्यूस कर रहे हो। तो आपको इस पॉइंट से पता चल जाना चाहिए तो कौन सी सिचुएशन करेक्ट होगी आपकी, इन्फ्लेशन। मीन्स ये कौन सी सिचुएशन को करेक्ट अगर आपने करना है इन्फ्लेशन, तो RBI क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा। अगर उसको डिफ्लेशन करेक्ट करना है तब वो क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करेगा, क्योंकि वो खरीदेगा तो पैसा बैंक्स के पास जाएगा, वहाँ से क्या होएगा, आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप ये मीनिंग दे के यहाँ पे लिख सकते हो कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ किस केस में होगा आपका, इन्फ्लेशन, और डिफ्लेशन में हमने क्या करना है, परचेज ऑफ सिक्योरिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। इसमें क्या इंस्ट्रूमेंट है सेंट्रल बैंक के पास। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर अगेंस्ट द लोन। मतलब कि डिफरेंस, अंतर देखना हमने किसका, जितना आप लोन ले रहे हो प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो आप उसको ऑफर कर रहे हो लोन के अगेंस्ट में। अब देखो कोई भी जब हम लोन लेते हैं, स्पेशली हम बैंक की ही बात कर लेते हैं, अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो उसके पास आपको कुछ एज ए सिक्योरिटी रखना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है, तब बैंक जो है हमको लोन देता है। अब जितना लोन दे रहे हो उतनी की तो आप कोई चीज़ प्रॉपर्टी रखोगे नहीं, ठीक है। बैंक क्या करता है, उससे ज़्यादा की रखता है। क्यों रखता है, ताकि कल को मान लो अगर उस पर्सन ने लोन नहीं दिया तो जो उसका मार्केट प्राइस है, जो आपने चीज़ रखा, अगर मान लो आपने 1 लाख का लोन लिया, फिर 1 लाख की गाड़ी, 1 लाख का कुछ भी आप उनको एज ए चीज़ आपने सिक्योरिटी रख दी है, और कल को जो बैंक सेल करेगा उसकी कीमत रहेगी 80,000, 90,000, तो जो बीच का डिफरेंस है वो तो बैंक के लिए लॉस क्रिएट हो जाएगा ना। इसीलिए बैंक क्या करता है, हमेशा जितना आपको लोन चाहिए उससे ज़्यादा की जो आपसी चीज़ है, सिक्योरिटी है, वो रखी जाती है। अब उन दोनों चीज़ का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसी पॉइंट को। सपोज कर लो एक पर्सन ने 1 करोड़ रुपए का अपना जो घर है वो एज ए सिक्योरिटी रखा, ठीक है, विद द बैंक, और उसको 1 करोड़ का घर रखने पे कितने का लोन मिला, 80 लाख का। जो सिक्योरिटी रखी है वो 1 करोड़ की है, उसके बदल में मिला 80 लाख रुपया। अब ये जो बीच का आपका डिफरेंस है, यही हमने पढ़ा ना, डिफरेंस बिटवीन, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया। अब इस चीज़ से प्ले कैसे करती है सेंट्रल बैंक, अब वो क्या करती है, अगर आपका इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, यानी कि मुझे क्या करना है, मनी सप्लाई को कम करना है, तो मैं इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दूँगी, इंक्रीज़ कर दूँगी। कि भैया अगर आपको 1 करोड़ का अगर आप मेरे पास रख रहे हो, या मान लो इस 80 लाख को हम 70 लाख कर देते हैं, ठीक है, तो मैं अगर 1 करोड़ का भी घर रखोगे आपको 70 लाख रुपीज़ ही लोन मिलेगा। तो जब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है, उससे क्या होता है, जो लोग हैं, मान लो वो क्या करेगा, वो सिर्फ वही पर्सन लोन लेने आगे आएंगे जिनको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, तो लोन की जो बोरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इससे मनी सप्लाई को हम क्या कर लेंगे, रिड्यूस।
और डिफ्लेशन में ऑपोजिट करेंगे, मार्जिन को कम कर देती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकें। अब अगर 1 करोड़ का भी आप मेरे पास रख के जा रहे हो, बैंक आपको 90 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज़। और यहाँ पे कौन सी सिचुएशन करेक्ट होगी, आपकी डिफ्लेशन। नेक्स्ट देखिए मॉरल सुएशन। अब इसमें क्या होता है, ये जो वर्ड बना है इट रेफर्स टू suasion as well as pressure exercised by the central bank on the commercial bank to be restricted and selective in a lending। प्रेशर का यहाँ पे क्या मतलब है, प्रिसेशन मीन्स कि अगर आपको एक एज ए एडवाइस दी जा रही है, एज ए रिक्वेस्ट करा जा रहा है, या आपको बैंक सेंट्रल बैंक से टर्म्स आ रही हैं कि आपने आगे जो लोन है वो भैया उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लो, ठीक है। अगर वो वैसे मान रहे ठीक है, नहीं तो कैसे मनाया जाएगा, फिर प्रेशर से। अब प्रेशर आया पीछे से सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक के ऊपर कि जो आप लैंडिंग कर रहे हो, उधार दे रहे हो, उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड और सिलेक्टिव हो जाओ, ठीक है। तो ये जो बैंक की एडवाइस है टू रिस्ट्रिक्ट दी लोन, क्या करती है बैंक इस एडवाइस को, जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो वह क्या एडवाइस करती है कि अपने लोन रिस्ट्रिक्ट कर दो, और जब डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है तो वो क्या एडवाइस करते हैं, लैंडिंग को लिबरल कर दो। मीन्स आप जितना लोन देना चाहते हो दे सकते हो, उससे क्या हो जाएगा, आपका जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। एंड लास्ट पॉइंट हम इसमें देख रहे हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स में क्या आ जाएगा आपका, मीन्स राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इस मेथड में क्या करता है, सेंट्रल बैंक कैन गिव डायरेक्शंस टू द कमर्शियल बैंक not to give credit for a certain purposes or to give more credit for a particular purpose or to the priority sectors। मीन्स यहाँ पे इस पॉइंट में आप देखोगे कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सिलेक्टिव मीन्स आपने कुछ सेक्टर रख लिए हैं प्रायोरिटी में कि आपने इनको लोन प्रोवाइड करना है, और कुछ सेक्टर में आपने क्या करना है, लोन को रिस्ट्रिक्ट करना है। ये सारी डायरेक्शंस कौन दे रहा है कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक। अब यूज़ कैसे कर रही है वो, जब सिचुएशन हो रही है इन्फ्लेशन की, ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है इस स्कीम को, राशनिंग ऑफ क्रेडिट को। मीन्स यहाँ पे एक उन्होंने लिमिट फिक्स कर दी है कि किस सेक्टर को आप किस लिमिट तक ही लोन दे सकते हो, उससे एक्सेसिव जो लिमिट है वो कमर्शियल बैंक जो है वो लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, उसको सिर्फ उतने लिमिट तक ही लोन प्रोवाइड करना है। और जब डेफिशिएंट की डिमांड सिचुएशन है, मींस डिफ्लेशन चल रहा है, आपको मनी सप्लाई बढ़ाना है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, जो उसने ये राशनिंग ऑफ क्रेडिट करा होगा उस सिचुएशन को क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग एफर्ट्स करेंगे, लोगों को इनकरेज करेंगे कि वो वहाँ से लोन जो है वो ले लें। तो ये अभी आपने 2 टेक्निक्स पढ़ी हैं सेंट्रल बैंक की, क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जिसको यूज़ करके सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को क्रिएट करता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस के ऊपर कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं 3 या 4 नंबर में आ सकता है, आप पॉइंट जो है जो भी आप चाहो एक्सप्लेन कर सकते हो। बट कई बार चांसेस क्या होते हैं, क्वेश्चन में आपको खुद से पूछा जाता है कि बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, या CRR क्या है, और ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए। तो आपको पर्टिकुलर वही पॉइंट एक्सप्लेन करना है। पहले एक्सप्लेनेशन में आप मीनिंग लिखोगे और फिर उसको किस तरीके से आपने इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, कौन सी सिचुएशन में वो रखना है। तो रट्टाफिकेशन मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। आपने सब सिर्फ अपने माइंड में क्या क्लियर करना है, इन्फ्लेशन सिचुएशन, उसमें आपको क्या करना है, मनी सप्लाई कम, डिफ्लेशन में मनी सप्लाई ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना जो थॉट प्रोसेस है वो करना है, और उस तरीके से आप याद करके जो है इन क्वेश्चन को राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आपका एक पोर्शन रह गया है इस लेसन का, दैट इज़ अ मनी क्रिएशन बाय अ कमर्शियल बैंक, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।